हाय गाइस, मेरा नाम है धनलक्ष्मी एंड वेलकम टू एडू मंत्रा। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये आपकी एक चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एन फ्रैंक जो है शी वॉज अ जूइश, वो एक जूइश थी जो 13 साल की उम्र में उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की थी और उनके जाने के बाद वो डायरी जब लोगों को मिली तो वो उतनी पसंद आई कि उसे पब्लिश किया गया और आज वो एक क्लासिक बन चुकी है। तो इस डायरी में से एक छोटा सा हमें एक्सर्ट यानी छोटा सा उसका हिस्सा है जो हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो समरी है उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिख रही है। इसको आप इतना सा याद कर लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी जो है समझ जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी से। स्टोरी में शुरुआत में एन जो है वो एक 13 साल की लड़की है और वो अपनी लाइफ के बारे में बात करे तो वो शुरू करती है और बताती है कि वो बहुत लोनली है, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, गिन चुन के 30 लोग हैं जिसको अपना फ्रेंड बोल सकती है। उसके बाद वो कहती है कि 13 साल का जब उसका बर्थडे था, 13th बर्थडे, तो उसको डायरी जो है गिफ्ट करी गई थी। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि अब वो डायरी लिखना शुरू करेगी क्योंकि उसको एक ट्रू फ्रेंड चाहिए, यानी एक सच्चा दोस्त चाहिए। तो वो उसकी डायरी को एक नाम भी देती है। उसकी डायरी का नाम वो लिखती है किटी। ओके, सो उसकी डायरी में आप देखोगे वो हमेशा लिखती है डियर किटी, डियर किटी। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है, शुरुआत में वो डायरी में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करती है। उसके वो लोग पहले कहाँ से आए थे, कहाँ को इमिग्रेट हुए, यानी कहाँ से अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे सेटल हुए, उसके बचपन के बारे में बात करती है। फिर फाइनली जो है वो आज के दिन के बारे में बात करना शुरू करती है जहाँ से हमारी स्टोरी होती है शुरू। ओके, तो अब जैसे कि वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है तो उसकी भी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आप ही की प्रॉब्लम्स जैसी होगी। तो उसका भी स्कूल में रिजल्ट आने वाला होता है और रिजल्ट आने वाले दिन का माहौल तो हमको भी पता है कि कितना आरामदेह और खुशनुमा होता है। ऑब्वियसली बहुत ही टेंशन वाला होता है। वैसा ही कुछ उसके क्लास में भी था। उसके जो क्लासमेट्स थे वो सभी नर्वस थे। इनफैक्ट इतना कि तो उसके क्लास के जो लड़के हैं वो लोग शर्त लगा रहे थे कि तू फेल होगा या मैं फेल होगा। उसके बाद एन जो थी वो काफ़ी श्योर थी उसके और उसके दोस्तों के रिजल्ट के बारे में कि वो पास होने ही वाली है। और ऐसा था कि एन को सभी टीचर्स पसंद करते थे, तो वो सारी टीचर्स की फेवरेट थी एक्सेप्ट फॉर वन टीचर। एंड ऑब्वियसली कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो मैथ्स टीचर। सो जो उसके मैथ्स प्रोफेसर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और एन को वो उतना पसंद नहीं करते थे। उसके पीछे भी एक रीज़न था और वो रीज़न था कि एन जो है वो बहुत बात करती थी। सो उसकी जो टॉकिंग हैबिट है, उसकी बात करने की जो आदत है, उसके वजह से वो सर बहुत इरिटेट हो जाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पनिशमेंट दे दी एक दिन क्लास में कि तो तुम एक काम करो, तुम ऐसे लिख के आओ। और उसको क्या टॉपिक दिया, उसको टॉपिक जो दिया वो चैटर बॉक्स से रिलेटेड था। एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उसका मतलब ऐसा ढीठ बातूनी इंसान जो कभी ना सुधरे। तो ऑब्वियसली ऐसे का मतलब यही था कि तुम बहुत बात करते हो और इसलिए तुमको ये सजा है, सुधर जाओ। तो एन जो है ऑब्वियसली वो एक स्टूडेंट है, वो सुधरेगी नहीं। तो उसने क्या किया, एन को उतनी बहुत सिंसियर थी वो, उसे ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के क्लास को सताने के लिए बात करती थी। उसे ऐसा लगा कि बात करने में बुराई क्या है और उसने एक अच्छा सा ऐसे लिखा जिसमें उसने बहुत तर्क दिए कि बात करने में कुछ बुराई नहीं है, ऐसा वैसा। उसने अपने विट के साथ यानी अपनी समझ के साथ रिप्लाई दिया। उसने बताया कि कैसे ये जो आदत है वो उसकी मम्मी से आई है। तो यहाँ मतलब उसने अपनी बेइज्जती ही नहीं, अपनी मम्मी की भी बेइज्जती करा दी कि मेरी मम्मी भी बहुत मेरे जैसे बात करती है। तो फिर लेकिन उसने इस तरीके से नहीं बोला, उसने बड़े प्यार से बोला कि मेरी मम्मी भी बात करती है तो ये मेरे खून में है और जो चीज़ खून में होती है वो इंसान बदल सकता है क्या, इस टाइप में उसने एक बहुत ही इनोसेंट सा बट बहुत ही फनी सा रिप्लाई में ऐसे लिखा। तो वो ऐसे पढ़ के जो है क्लास में सर को बहुत हंसी भी आई, लेकिन फिर भी एन सुधरी नहीं और वो बात कर रही थी क्लास में। तो सर ने उसे दोबारा टॉपिक दिया। फिर 2 बार होने के बाद थर्ड टाइम पे सर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और सर ने उसको एक लास्ट टॉपिक दिया ऐसे लिखने का। सो ऐसे 3 बार होने के बाद उसका जो टॉपिक दिया था उसका उसने रिप्लाई में फाइनली अब तीसरा ऐसे लिख रही है और 2 ऐसे में उसने अपनी सारे कंटेंट को ख़त्म कर दिया। उसके पास स्टोरी नहीं बची, उसके पास बहाने ही नहीं बचे। तो उसने क्या किया, उसने फादर डक के बारे में एक स्टोरी लिखी। तो वो फादर डक की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उसके बच्चे इतना बात करते थे, इतना क्वैक 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 करते थे कि फादर डक ने उसको टोच के बच्चों को मार दिया।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक उसने कहीं रिसेम्बलेंस दिखाया कि उसके मैथ्स टीचर जो है वो फादर डक की तरह है, और वो हम सब स्टूडेंट्स जो है प्यारे प्यारे छोटे बदक होते हैं, और टीचर जो है बच्चों की बात करने की आदत या उनकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है उसको टोच टोच के ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से उसने एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी से सर को ये सिखाया कि ज़िंदगी में इतना भी सीरियस और इतना भी स्ट्रिक्ट रहने का कोई मतलब नहीं है, इंसान को थोड़ा तो रिलैक्स होना चाहिए। और जब सर ने वो स्टोरी पढ़ी तो सर को बहुत हंसी आई, बट उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने जो है पूरी क्लास में रिसाइट किया, यानी पूरी क्लास को वो स्टोरी सुनाई। और फिर उसके बाद से एन को उन्होंने कभी पनिशमेंट नहीं दी, ना कभी ऐसे लिखने बोला। इनफैक्ट एन थोड़ा बहुत बात भी करती थी, सर खुद इनफैक्ट काफ़ी लाइट हार्टेड हो गए थे, वो भी क्लास में जो है थोड़ा बहुत जोक्स मारने लग रहे थे। और एक मैथ्स टीचर अगर क्लास में जोक मारे तो बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो उस हिसाब से ये स्टोरी से हमने ये सीखा कि कैसे एक स्टूडेंट जो है, एक आपकी एज का स्टूडेंट बड़े बड़े लोगों को एक अपना ज़िंदगी का रहने का तरीका चेंज कराने पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे एन ने किया। और एन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। आप चाहे तो इसके बारे में आप इंटरेस्टेड है तो एक नॉवल है, आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स में। डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे न्यू वर्ड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो शुरू करते हैं, यहाँ मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स यानी ख्याल होते हैं, आपके माइंड में कुछ ख्याल आते हैं तो उसको म्यूजिंग्स बोलते हैं। सो आई हैव म्यूजिंग्स अबाउट लाइफ, इस तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। लिस्टलेस यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, रुचि ना होना। तो आई फील लिस्टलेस टुडे, मतलब मुझे आज कुछ खास ऐसा फील नहीं हो रहा है। ओके। ब्रूडिंग यानी दुख में बैठे रहना और दुख के बारे में सोचना, या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो आपको दुख दे। सो बेसिकली जो देवदास है वो हमेशा ब्रूडिंग करता रहता था। ओके। देन है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्ट करना यानी उकसाना, या आगे जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्ले हो रहा है, स्टेज प्ले, और वो स्टूडेंट वर्ड भूल चुका है तो आप उसको प्रॉम्प्ट करते हो, यानी पीछे से वो वर्ड बताते हो और वो फिर याद आ जाता है उसको। या फिर किसी को कोई चीज़ करने के लिए आप उकसाते हो तो उसे प्रॉम्प्टेड कहते हैं। कन्फाइड यानी किसी में अपने किसी से अपनी निजी बातें जो है शेयर करना, किसी पे इतना विश्वास रखना कि उससे निजी बातें शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल आई कन्फाइड इन माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है प्लंज यानी कूदना, इजी। एमिग्रेट यानी किसी देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो जाना। प्लंक जो है मतलब नीचे रखना, सो आई प्लंक्ड डाउन द बुक्स। स्टेक यानी शर्त लगाना। एनॉय यानी चिढ़ जाना, किसी को एनॉयड यानी चिढ़ा हुआ। ओके। जॉटेड मतलब ऐसे फटाफट लिखना। एंड रैम्बल यानी बड़बड़ करना। और फाइनली इनकॉरेजिबल यानी कोई बहुत ढीठ हो तो उसे इनकॉरेजिबल बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और ये रही एन फ्रैंक की समरी गाइस। इसका इस्तेमाल करके आप एग्ज़ाम में यही समरी देखकर जाओगे तो आप आंसर्स प्रॉपरली फॉर्म कर सकते हो। और इसमें जनरली इसी में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे भी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।